हम जानते हैं कि सरकार इन वैज्ञानिकों और लैब कर्मचारियों की जांच कर रही है जो मारे गए हैं या गायब हो गए हैं। हम जानते हैं कि एफबीआई इसमें शामिल हो गई है। हम जानते हैं कि व्हाइट हाउस अब इसकी जांच कर रहा है। अब बताया गया है कि उनमें से एक मेलिसा कासिलास अभी मिली है। वो लॉस एलामोस में काम करती थी और वो कथित तौर पर जहां मिली और उसके साथ जो चीज मिली है वो और भी ज्यादा सवाल खड़े करने वाली है। हम सच और झूठ को अलग करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है साइड बार में, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर। आप जानते हैं, जब हम इस एपिसोड को लिख रहे थे मैं तारीख देख रहा था और मैंने सोचा वाह, फादर्स डे तो बस आने ही वाला है। मुझे यकीन नहीं हुआ। अगर आप पिताओं के लिए परफेक्ट गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो शेफ IQ सेंस स्मार्ट मीट थर्मामीटर लें। ये रेस्टोरेंट जैसी बिना तनाव वाली कुकिंग का राज है। चाहे आप अनुभवी ग्रिल मास्टर हों या बस इस गर्मी में कुछ स्टेक बना रहे हों, ये स्मार्ट थर्मामीटर गेम चेंजर है। अब खाना ज्यादा पकने का डर नहीं रहेगा। अब और अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि शायद खाना तैयार हो गया है या नहीं। नहीं, शेफ IQ आपको हर स्टेप पर बिल्कुल सही बताता है कि आपका मीट कब तैयार है। आप वायरलेस प्रोब डालकर अपनी पसंद चुनें और ऐप अलर्ट का इंतजार करें। ग्रिल के पास खड़े रहने की जरूरत नहीं। ये अवन, स्मोकर, स्टव टॉप, एयर फ्रायर और सभी प्रोटीन जैसे प्राइम रिब, विंग्स, सैमन पर भी काम करता है। सच में, इस फादर्स डे पर अब समय आ गया है कि आप अपने पकवान का स्तर बढ़ाएं और आत्मविश्वास के साथ खाना बनाएं। शेफिक.com पर साइट वाइड 40% छूट के लिए कोड साइड बार का इस्तेमाल करें। तो एक बड़ी खबर है जिसके बारे में हमें बात करनी है। और वैसे मुझे कहना पड़ेगा, मैं अभी अभी लास वेगस में हुए क्राइम कॉन से लौटा हूं। आप लोग सबसे बेहतरीन हैं। आप लोग सबसे बेहतरीन हैं। साइड बार पर हमें फॉलो करने के लिए और आपकी तारीफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। आप हमारे काम की सराहना करते हैं और ये उन्हीं में से एक है। ये उन कहानियों में से एक है जिसके बारे में आप और जानना चाहते थे जब मैं आपसे वहां बात कर रहा था। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यह मामला एक हाइकर कार्सन नेशनल फॉरेस्ट से गुजर रहा है। इसमें कुछ असामान्य नहीं है। फिर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इंसानी अवशेष। उन्हीं अवशेषों के पास कुछ दिनों में एक हैंडगन भी मिलती है। इन अवशेषों की पहचान उस व्यक्ति के रूप में होती है जिसके बारे में हमने पहले भी साइड बार पर बात की थी, मेलिसा तसिलियास, जो लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में एक प्रशासनिक सहायक थीं और लगभग 1 साल से लापता थीं। और जून 2025 में उनका गायब होना शुरू से ही अजीब था, है ना? उनका फोन, उनके पास एक से ज्यादा फोन थे, घर पर ही छोड़ दिए गए थे। उनमें से एक को फैक्ट्री रीसेट कर दिया गया था। उनका पर्स, उनकी चाबियां, सब कुछ वहीं था। हाईवे किनारे दिखने के बाद फिर इस खोज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। और ये खोज निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े करेगी। वो अपने घर से 6 मील दूर एक नेशनल फॉरेस्ट में कैसे पहुंच गईं? उनके अवशेषों के पास एक हैंडगन क्यों मिली? और उनके परिवार के अनुसार वो पहले से खोजे गए इलाके में क्यों मिली? मेलिसा कैसिलास जनरल या रॉकेट वैज्ञानिक नहीं थीं, लेकिन वो एक लैब में काम करती थीं जहां संवेदनशील परमाणु रहस्य रखे जाते थे। उनका मामला एक बड़ी कहानी का हिस्सा बना जिससे FBI, व्हाइट हाउस, हाउस ओवरसाइट कमेटी का ध्यान गया। हम इसे शुरू से कवर कर रहे हैं, है ना? गायब हुआ वैज्ञानिक, वो रिटायर्ड जनरल जो गायब हो गया, और चल रही थ्योरीज। लेकिन मेलिसा पर लौटने पर यह घटनाक्रम हमें क्या दर्शाते हैं? क्योंकि न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस के अनुसार 26 जून 2025 को वो लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में काम पर नहीं पहुंचती हैं। उस रात वो घर भी वापस नहीं आती। NBC न्यूज के अनुसार उनके पति मार्क, जो उसी लैब में काम करते हैं, ने जांचकर्ताओं को बताया कि मेलिसा ने उन्हें लैब पर उतारा और कहा कि वो लैब के दूसरे हिस्से में काम करने जा रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेलिसा कभी वापस नहीं आई। उनका परिवार घर जाता है। वे वहां उसकी चीजें, पर्स, चाबियां, पहचान पत्र, फोन, सब कुछ वहीं छोड़े हुए पाते हैं। फिर से उन फोनों में से एक को फैक्ट्री रीसेट किया गया था, पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। उसी दोपहर परिवार के परिचित ने मेलिसा को स्टेट रोड 518 पर पूर्व की ओर जाते देखा, जो ताओस के उत्तर पूर्व में पहाड़ों के बीच है। यही उनकी आखिरी पुष्टि की गई झलक थी। इसकी जाहिर तौर पर CCTV फुटेज भी है। राज्य पुलिस ने जांच शुरू की और किसी संदिग्ध आपराधिक हरकत की आशंका से इनकार नहीं किया। प्रवक्ता ने कहा, मेलिसा अपनी मर्जी से गायब हुई हो सकती है। करीब 1 साल बीतता है और हमें कोई खबर नहीं मिलती। और फिर बात इस ईयर 28 मई की आती है। खबरों के मुताबिक
एक हाइकर को कार्सन नेशनल फॉरेस्ट के मैकगैफी रिज इलाके में इंसानी अवशेष मिले। ये मेलिसा के घर से लगभग 6 मील दूर है और अवशेषों के पास एक हैंडगन भी मिली है। चिकित्सा जांच अधिकारी के कार्यालय ने अवशेषों की पहचान मेलिसा कसिलियास के रूप में की। और वैसे मैं थोड़ी देर में एश्टन पैक को बुलाने वाला हूं ताकि समझ सकूं कि वे कैसे पुष्टि कर पाए कि यह वास्तव में मेलिसा थी। मृत्यु का कारण और तरीका क्या था? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके परिवार ने ऑनलाइन एक बयान जारी किया है और उसमें कुछ ऐसी जानकारी है जिस पर बात करना महत्वपूर्ण हो सकता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था क्योंकि इसमें लिखा है, उद्धरण, हम पुष्टि करते हैं कि रियो चिक्विटो में जो अवशेष मिले हैं वे मेलिसा के ही हैं। आगे और जानकारी भी आएगी। अभी जो बता सकते हैं वो ये कि उसे उसी इलाके में पाया गया है जिसे पहले भी खोजा गया था। समझना थोड़ा मुश्किल है। हमारा दिल बहुत भारी है और हम पूरी तरह से न्याय के लिए जवाब तलाशना जारी रखने का इरादा रखते हैं। उसे उसी इलाके में पाया गया जहां पहले भी खोज हुई थी। शुरुआती टीमों ने वहां देखा था लेकिन कुछ नहीं मिला था और फिर लगभग 1 साल बाद एक पर्वतारोही उसी इलाके में उसे उसके अवशेष मिल जाते हैं। वहां एक बंदूक भी है। खोज टीम उसे ढूंढ नहीं पाई या शायद वो तब तक वहां थी ही नहीं, जिसे मैं और समझना चाहता हूं। न्यू मैक्सिको राज्य पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है कि यहां क्या हो रहा है। चिकित्सा जांच अधिकारी के कार्यालय ने मौत का कारण या तरीका जारी नहीं किया है। जांच अभी भी जारी है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो हमें बताएगा कि हमें इस बारे में क्या सोचना चाहिए, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिससे मैं हाल ही में लास वेगस के क्राइम कॉन में मिला था, अब फिर उसे स्क्रीन पर ही देख रहा हूं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एश्टन पैक। एश्टन, आपको देखकर अच्छा लगा और आपको व्यक्तिगत रूप से मिलना भी बहुत अच्छा था। हाँ जेसी, आप लोगों से और लॉ एंड क्राइम की पूरी टीम से मिलना वाकई बहुत अच्छा रहा। मैं आपके पूरे समर्थन की बहुत सराहना करता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, उन्होंने पहचान कैसे की? मेडिकल इन्वेस्टिगेटर के दफ्तर ने पुष्टि की कि ये कैसियस है। उन्हें कैसे पता चला कि ये मेलिसा है? देखिए, मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि शायद उन्होंने किसी तरह का डीएनए हासिल किया होगा और फिर आपके पास डेंटल रिकॉर्ड्स भी होते हैं जिनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पता है कि शव के पास एक आग्नेयास्त्र मिला था। ये एक और रिकॉर्ड है जिसका इस्तेमाल मिलान करने या कम से कम उसकी पहचान करने के लिए किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं था, तो मुझे उसके शव की या विघटन की स्थिति की जानकारी नहीं है। हम इस पर और चर्चा करेंगे। क्या कोई तरीका है, क्या कोई उपकरण या तकनीक है जिसका इस्तेमाल वे करते हैं अगर वे उसे सिर्फ देखने से पहचान सकें? आप जानते हैं, जब बात तकनीक की आती है तो सबूतों के इस्तेमाल और अपराध स्थल के लिए तकनीक लगातार विकसित हो रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपका शरीर न्यू मैक्सिको के हाई डेजर्ट में थोड़े समय के लिए भी पड़ा रहे तो शायद वहां सिर्फ कंकाल ही बचता है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ चीजें जो हमारे शरीर के जैविक हिस्सों की तरह जल्दी नष्ट नहीं होती, जैसे पर्स, कपड़े या जेब में रखा हुआ पहचान पत्र। मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने सच में बहुत सारी चीजें घर पर ही छोड़ दी थी। हाँ। लेकिन कपड़े, देखो तुम ऐसा नहीं करोगे, समझ रहे हो? उसे हाईवे पर दौड़ते हुए देखा गया था। तुम बिना कपड़ों के ऐसा नहीं कर सकते। उसने आग लगाई थी। उसके पास डेंटल रिकॉर्ड्स हैं। सही डेंटल रिकॉर्ड्स। सही है। आप जल्दी वापस पा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे उन्हें कितनी जल्दी वापस ला सकते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसी चीज़ है जिसका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद वे आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम कानून प्रवर्तन में होते हैं तो हमें 100% तक पहुंचना पसंद है। पुलिस वाले के रूप में जांच करते हुए कई बार हम जल्दी 95% तक पहुंच जाते थे, लेकिन किसी जांच या शव की पहचान में 100% तक पहुंचने में कुछ दिन या हफ्ते और लग जाते थे। जैसा कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अब ये मेडिकल एग्जामिनर के पास जाएगा जो मृत्यु का कारण और तरीका निर्धारित करेगा। मुझे लगता है कि यह जटिल होने वाला है। शायद, शायद नहीं। अगर आप हैंडगन की बात करते हैं तो आप बस ये अटकल लगा रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन साथ ही अगर आप विघटन के स्तर या उसके अवशेषों की स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें मृत्यु के कारण और तरीके के बारे में क्या सोचना चाहिए और वे इसे कैसे निर्धारित कर पाएंगे। मेरे अनुभव और पढ़ाई के आधार पर मुझे बुरा अंदेशा है कि इस युवती ने खुद अपनी जान लेने का निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि आखिरकार अगर ऐसा ही था तो वे इसे काफी जल्दी साबित कर पाएंगे क्योंकि उसके सबूत वहां मौजूद होंगे। गन शॉट, आप जानते हैं, घाव। अगर कंकाल के अवशेष सही सलामत हैं तो वो समय के साथ गायब नहीं होते। चलिए उस हैंडगन पर ध्यान दें
जो कथित तौर पर अवशेषों के पास मिली थी। राज्य पुलिस ने पुष्टि की, लेकिन मालिक का खुलासा नहीं किया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि उस हैंडगन का उसकी मौत से कोई संबंध है, लेकिन उन्होंने वो बयान जरूर दिया। एक जांचकर्ता के तौर पर आपके लिए इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि उसने शायद उसी बंदूक का इस्तेमाल अपनी जान लेने के लिए किया। मुझे नहीं लगता। मैं सीधे सबसे बड़े सवाल पर आ रहा हूं। यही मुख्य बात है। उसे पहले कैसे नहीं ढूंढा गया? उसके परिवार के अनुसार वह उसी इलाके में मिला जहां पहले खोज हो चुकी थी। आप उस जगह को जानते हैं? क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं? लेकिन बस सबको बताने के लिए, सबको अंदाजा देने के लिए, मैं अभी पीपल मैगजीन से ये पढ़ रहा था। ये बहुत बड़ा खोज अभियान था। सैकड़ों स्वयंसेवक थे, अधिकारी थे, परिवार के सदस्य थे, वे उसे ढूंढ रहे थे और सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया गया था। पैसे जुटाने के लिए गो फंडमी पेज बनाया गया था। ये कैसे संभव है कि उसे पहले नहीं ढूंढा जा सका? देखिए, जब आप न्यू मैक्सिको जैसे इलाकों की बात करते हैं, जहां विशाल ग्रामीण हाई डेजर्ट है, लाखों एकड़ बिना विकसित जमीन है, तो ये आसान नहीं है। ये कहना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं, 100% निश्चितता के साथ कहना कि खोज पूरी तरह से हुई थी। आप जानते हैं, आप पूरी तरह से गहन खोज कर सकते हैं और फिर भी भूसे के ढेर में सुई जैसी चीज छूट सकती है। एक और सोचने वाली बात है, अगर इस युवती ने दुर्भाग्यवश कहीं अपनी जान लेने का फैसला किया हो, वो गर्मी की जानवर, कोयोट, पहाड़ी शेर, हमारे जंगलों और रेगिस्तानों की सफाई व्यवस्था आप जानते हैं उसी तरह की। आप जानते हैं, इससे उसके शव का स्थान बदल गया हो सकता था। मैं उपयुक्त शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बिना कठोर हुए कह सकूं। असल में मां प्रकृति को हमारे एक प्रजाति होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं और हमारे पास सही आश्रय और खुद को बचाने के सही साधन नहीं है, और अगर हम वहां गिर जाते हैं, चाहे घायल हों या चोटिल, तो वहां एक व्यवस्था है, आप जानते हैं, उसे साफ करने के लिए, यूं कहें तो ये हो सकता था। असलियत में ऐसा ही हो सकता था। ये सच है। स्थिति ऐसी हो सकती है। मुझे इस पर बात करनी होगी। दूसरी थ्योरी है ना? तो दूसरी थ्योरी ये होगी, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वो एक बड़ी कहानी से जुड़ी हुई है। ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, जानते हो, अचानक उसकी लाश मिलती है और वहां एक हैंडगन रखी हुई होती है। क्या जांचकर्ता यह पता लगा सकते हैं कि उसकी लाश को उस खास जगह पर लाया गया था या नहीं? जंगली जानवरों द्वारा नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा। ऐसे कौन से साफ संकेत होंगे जिससे यह संभावना बनती है कि वहां का सीन किसी तरह से बनाया गया हो? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ है। मैं साफ करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि इस मामले में लोगों का दिमाग किस तरफ जाएगा। और चूंकि इस बारे में बहुत सारी अटकलें हैं, उसके बारे में बहुत भ्रम है, और उसकी बाकी सब चीजों से क्या कनेक्शन है, तो आप ही मुझे बताइए। बिल्कुल, फिर से, जैसे ये बहुत अच्छा सवाल है और हमें इसका जवाब देना ही होगा। ये वही बात है जो सबके मन में है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज को साजिश समझा जाता है। मेरा जवाब ये है कि हाँ, कुछ साजिशें सच में होती हैं, लेकिन जब हर चीज को साजिश मान लिया जाए, तो असल में कुछ भी साजिश नहीं रह जाता। हाँ, जांचकर्ता और कानून अधिकारी जल्दी पता लगा सकते हैं कि 1 साल पुरानी लाश वहां लाई गई थी या पहले से थी। आप टायरों के निशान, पैरों के निशान या कुछ ऐसा मान्य तलाशते हैं। अगर कोई लाश हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में बाहर पड़ी है, तो वो दिखेगी, आप उसे देख सकते हैं, उसमें निशान बनेंगे, वो जमीन में धंसती हुई दिखेगी। शायद आपको जानवरों द्वारा शरीर के बिखराव के निशान दिखें। आप जल्दी ही पहचान पाएंगे, बंदूक वहां एकदम साफ सुथरी नहीं पड़ी होगी, उस पर भी घिसावट और निशान होंगे, और वहां पड़ी लाश पर भी यही हाल होगा। तो अगर उसे वहां लाकर रखा गया हो, आप जानते हैं, अगर कोई बड़ी साजिश हो, तो मुझे नहीं पता। मेरी दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि बुरी चीज हमेशा खत्म हो जाए, तो लाश को गायब कर देते, फिर सवाल उठते और बात वहीं खत्म हो जाती। अगर मैं बुरा आदमी होता तो लाश 1 साल बाद नहीं रखता। अगर मैं आतंकवादी देश, विदेशी एजेंट या हमारे परमाणु वैज्ञानिकों के खिलाफ किसी वैश्विक साजिश का हिस्सा होता। मुझे लगता है ये ऑकम्स रेजर के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि यह सबसे सरल व्याख्या नहीं है और आमतौर पर सही व्याख्या वही होती है। अधिकारियों के पास जानकारी आने पर वे कब साझा करेंगे? बहुत लोग इस मामले और अन्य मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। वे परिवार को जानकारी कब देंगे? वे जनता और मीडिया को जानकारी कब जारी करेंगे? संभवतः वे परिवार से अच्छे संपर्क में हैं और शायद जानकारी पहले परिवार को देंगे। आपको भी जानकारी मिलती है। आमतौर पर जानकारी मिलने पर उनके पास समय होता है।
आप जानते हैं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ सही है। उन्हें जांच करनी होती है और कभी कभी उन्हें दोबारा जांचना और दोबारा परीक्षण करना पड़ता है क्योंकि हम कोई गलती नहीं करना चाहते। क्योंकि फिर से आप जानते हैं अगर आप एक गलती कर देते हैं तो उसे ट्विटर या सोशल मीडिया पर किसी बड़ी साजिश का रूप दे दिया जाता है और ये बस ये जांचकर्ताओं के लिए एक बदनामी हो सकती है और वे ऐसा नहीं चाहते। लेकिन परिवार को शायद काफी जल्दी जानकारी मिल जाएगी और शायद उनका यह समझौता होता है कि परिवार बाहर जाकर यह जानकारी तब तक साझा नहीं करेगा जब तक कि वह इसके लिए तैयार न हो। परिवार को इसे जल्दी साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता। लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियां और जांचकर्ता मीडिया के साथ तभी जानकारी साझा करेंगे जब वे इसके लिए तैयार होंगे और जब उन्होंने पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर ली होगी और यह सुनिश्चित कर लिया होगा कि सब कुछ सही है। क्या ये अजीब नहीं कि उसके अवशेष परिवार के घर से 6 मील दूर मिले? नहीं, मेरा मतलब है सच कहूं तो उसे सड़क पर चलते हुए देखा गया था, शायद किसी परिवार के सदस्य या किसी सहकर्मी ने। मुझे लगता है यह महिला कठिन समय में थी। दिन निगरानी कैमरे में कैद, फिर भी हाँ। खैर, मेरा मानना है कि यही सवाल है ना? जैसे आप जानते हैं, एक तरफ उसके पति ने कहा कि वह बहुत ज्यादा तनाव में थी, कि वह कथित तौर पर स्टेट रोड 518 पर चल रही थी। आपने मुझसे उस बात के बारे में भी बात की थी कि आप जानते हैं उसके घर पर क्या मिला था, है ना? मुझे भी लगा कि उसके घर पर जो मिला वो बहुत बहुत दिलचस्प था। मुझे लगता है ये बातचीत का बड़ा हिस्सा है। फोन का फैक्ट्री रीसेट हुआ। पुलिस के अनुसार फोन का सारा डेटा मिटा दिया गया था। और आप जानते हैं, और फिर यही वो बात है जो आपको यह मानने के लिए प्रेरित कर रही है कि यह उसने खुद किया था। देखिए मेरा मतलब है आप जानते हैं अगर आप उस मानसिक स्थिति में हैं, अगर आप उस आत्मघाती मानसिकता में हैं, तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं शायद वो सोच रही है जैसे मैं इसे बनाना चाहती हूँ। आप जानते हैं जितना अपने पति के लिए इसे जितना आसान हो सके उतना आसान बनाना चाहती हूँ ताकि वो सब संभाल सके। इसलिए मैं ये घर पर नहीं करूंगी। मैं फ़ोन को रीसेट करने जा रही हूँ ताकि वे शायद फिर से बेचे जा सकें या बस रिफर्बिश्ड हो सकें। और आप जानते हैं वो खुद को एक तरह से मिटा रही हैं। आप जानते हैं इसमें कई मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल, जांचकर्ताओं के पास शायद थोड़ी और जानकारी होगी, शायद कुछ बातें हैं जो हमें नहीं पता कि घर में और क्या था, क्या हुआ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दबाव में है, वो तनाव में है। आप जानते हैं वो कहती है, देखती हूँ, मुझे लैब के दूसरे हिस्से में जाना है ताकि कुछ और काम कर सकूं। उसी दिन बाद ने उसे सड़क पर चलते देखा गया। मेरी नज़र में जो दिख रहा है उसके आधार पर मैं 85 से 90% मानता हूं कि उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया और ये उसके परिवार के लिए वाकई बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आपके लिए यह असामान्य नहीं है कि कोई उनके जैसा व्यक्ति बिना अपने परिवार को कोई भी पूर्व चेतावनी दिए ऐसा कर सकता है। कोई अलविदा कहना, एक नोट छोड़ना, गले लगाने के लिए थोड़ा और रुकना, या फिर कोई संकेत देना कि वो क्या करने जा रही है। ये सब अगर न हो तो भी आपको हैरानी नहीं होगी। संभव है उसने नोट छोड़ा हो जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हो सकता है उसने कहीं कुछ ऐसा छोड़ा हो जो उसके अलविदा कहने का तरीका था, लेकिन उसे पारंपरिक अर्थ में नहीं समझा जा रहा। नहीं जैसी, मुझे हैरानी नहीं है। लोग रोज ऐसे फैसले लेते हैं। वो एक उच्च स्तर की वैज्ञानिक हैं जिनके पास सुरक्षा क्लियरेंस है और जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो आप जानते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है। आप जानते हैं मैंने सरकार में काम किया है। मैंने संघीय टास्क फोर्स और खुफिया समुदाय के साथ भी काम किया है। सिर्फ फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेटर या पुलिस नहीं रहा। और बहुत दबाव था क्योंकि वहां बहुत सारे खतरे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में आम नागरिक वे बस इसके बारे में जानते ही नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो खुफिया समुदाय और संघीय क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनके कंधों पर दुनिया का बोझ है क्योंकि कुछ बुरे लोग हमारे देश, परिवारों और बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और यह जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि वे इसे सही करें। आप जानते हैं बुरे लोग अगर एक बार भी सही हो जाएं तो काफी है, लेकिन हमें कभी भी गलती करने का मौका नहीं है। हमें कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं मैं हमेशा अपने पुलिसकर्मियों और अपने प्रशिक्षकों से कहता था जब मैं प्रशिक्षण दे रहा था कि आप गलत नहीं हो सकते। वे गलत हो सकते हैं, वे गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अगर वे एक बार भी सही हो गए तो वो भारी तबाही ला सकता है। तो एश्टन, क्या आप कुछ देर मेरे साथ रह सकते हैं? मैं इसे बाकी मामलों और कहानियों के संदर्भ में देखना चाहता हूं, ताकि पता चले क्या ये सच में उसी के अवशेष हैं। और मान लीजिए कि आप सही हैं, या इस समय आपका सिद्धांत या आपका विश्वास सही है कि उसने खुद के साथ ऐसा किया। मैं जानना चाहता हूं कि इसका बाकी मामलों की जांच पर क्या असर पड़ेगा। तो बस मुझे इसे समझाने दीजिए। एक सेकंड के लिए मेरे साथ बने रहिए। जैसा मैंने बताया,
हाउस ओवरसाइट कमेटी के अनुसार मेलिसा समेत कई लोग लापता हुए थे, जिनमें कई का संबंध लॉस एलामोस से था। एयरफोर्स की रिसर्च क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी पर थी। कुछ लोग मारे गए या लापता हैं, जिससे हाउस ओवरसाइट कमेटी ने सवाल उठाए। और कमेटी की अप्रैल 2026 की प्रेस रिलीज के अनुसार कम से कम 10 लोग, जिनका संबंध अमेरिकी परमाणु रहस्यों या रॉकेट टेक्नोलॉजी से था, हाल के वर्षों में या तो मारे गए या गायब हो गए। महीने के अंत तक सांसद एरिक बर्लिसन ने यह संख्या 13 बताई थी। कमेटी के बयान में कहा गया, ये मौतें और गायब होना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक रहस्यों तक पहुंच रखने वाले अमेरिकी कर्मियों के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। एफबीआई ने कहा कि वह इन संबंधों की जांच का नेतृत्व कर रही है। व्हाइट हाउस भी इसकी जांच कर रहा है। एश्टन, आपके पास कई जांचें हैं, है ना? आपके पास हाउस ओवरसाइट कमेटी की जांच है, एफबीआई शामिल है और व्हाइट हाउस ध्यान दे रहा है। आप इसे देख रहे हैं। मेलिसा की मौत और संभवतः आप जानते हैं उसके अवशेषों को ढूंढना, ये बाकी मामलों को कैसे प्रभावित करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एफबीआई इस मामले की मुख्य जांच एजेंसी होगी और वह जानकारी व खुफिया रिपोर्ट ओवरसाइट कमेटियों और व्हाइट हाउस को देगी। मुझे लगता है कि एफबीआई के लिए यह बिल्कुल साफ होगा कि वे आएं और इस मामले को अपने हाथ में लें और इसे बहुत बारीकी से और गहराई से जांचें, जैसा कि उन्हें करना चाहिए। फिर से, जब हमने बात की थी और मैंने इन लापता वैज्ञानिकों और उन लोगों के बारे में बात की थी जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से जुड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरी तरह से बिना किसी शक के ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ कोई विदेशी राष्ट्र या इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं है। आतंकी संगठन, विदेशी तत्व, राष्ट्र जो हमारी गुप्त जानकारियों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से कहूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका तकनीकी रूप से इतना आगे है कि जब तक यह बदले की बात ना हो, मुझे नहीं लगता कि 13 वैज्ञानिकों से आपको कुछ खास हासिल होने वाला है। हमारी परमाणु तकनीक या क्षमता को कम करने की कोशिश है ताकि हम परमाणु या उन्नत हथियार ना बना सकें। शायद यह सिर्फ परमाणु तक सीमित नहीं। हम तकनीकी रूप से इतने आगे हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी अविश्वसनीय रूप से उन्नत हैं कि अगर आप उन्हें देखें तो ये ऐसा होगा जैसे किसी निएंडरथल के पास आईफोन ले जाना। आप जानते हैं, हम उसे देखेंगे और सोचेंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम आसमान में देखते हैं और समझा नहीं सकते, जो इतनी असामान्य हैं, वो सच में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम समझा नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी वो हमारी ही तकनीक होती है। तो हमारे पास ये पहले से ही है। हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कितने हजारों परमाणु हथियार हैं। आप जानते हैं, हमारे लोगों को मारना, जब तक कि ये बदला लेने वाली बात ना हो कि आप हमारे वैज्ञानिकों को निशाना बनाएंगे और फिर उन लोगों को जिनके पास उन तक पहुंचे। मैं सवाल करता हूं कि हमारे लोगों को निशाना क्यों बनाया जाए? एफबीआई जांच करेगी। मुझे लगता है उन्हें उन सभी बातों की भी जांच करनी चाहिए जिनकी राज्य पुलिस, स्थानीय पुलिस और मेडिकल एग्जामिनर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि केस फाइल एफबीआई को दी जाएगी और वे अपनी जांच और सबूत प्रयोगशाला का उपयोग कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि वे मदद कर रहे हैं और हर चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहे हैं ताकि पुष्टि हो सके कि इस युवा महिला ने वही किया जो मुझे लगता है। मैं इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं आपसे किसी और चीज पर आपकी राय चाहता हूं। तो ये मामले जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये 3 साल से भी ज्यादा समय में फैले हुए हैं। ये कई राज्यों में फैले हुए हैं। हर जगह की परिस्थितियां अलग हैं। माइकल डेविड हिक्स नासा जेपीएल के वैज्ञानिक थे और धूमकेतु व क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते थे। उनकी मृत्यु 2023 में हुई। उनकी मृत्यु का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। मोनिका रेजा, रॉकेट वैज्ञानिक, कैलिफोर्निया में हाइकिंग के दौरान लापता हुईं। उनकी रिसर्च एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा फंडिड थी। नूनो लारेरो, एमआईटी के फ्यूजन भौतिक विज्ञानी, को उनके घर में गोली मार दी गई। उनकी 12 साल की बेटी ने उन्हें पाया। मौत ब्राउन शूटर से जुड़ी थी। एलए काउंटी शेरिफ विभाग के मुताबिक खगोल भौतिक विज्ञानी कार्ल ग्रिलमेयर को रेगिस्तान में घर के बरामदे पर गोली मारी गई। डिप्टी मौके पर पहुंचे, पास में हुई कारजैकिंग की सूचना पर भी पहुंचे और 29 वर्षीय फ्रेडी स्नाइडर को गिरफ्तार किया। उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। साथ ही ग्रिलमेयर के घर में 2 महीने पहले कथित रूप से घुसपैठ करने से संबंधित एक अलग चोरी का भी आरोप है। यहाँ एंथनी चावेज हैं, जो रिटायर्ड हैं और लॉस एलामोस में फोरमैन थे। वो न्यू मैक्सिको वाले घर से गायब हो गए। कार, फोन, बटुआ, चाबियां सब पीछे छोड़ गए। खोजबीन के बावजूद कुछ नहीं मिला। स्टीफन गार्सिया, एक सरकारी ठेकेदार,
कैंसस सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस में परमाणु हथियारों के गैर परमाणु पुर्जे बनाते हैं। उन्हें आखिरी बार अल्बुकर्की स्थित अपने घर से पैदल सिर्फ एक हैंडगन के साथ निकलते देखा गया था। जेसन थॉमस, जो कि एक फार्मास्यूटिकल रिसर्चर थे, उनकी लाश पुलिस के अनुसार मैसाचुसेट्स की एक झील में मिली थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें किसी आपराधिक कृत्य का संदेह नहीं था। तुम इन सारे नामों को देखो एश्टन, तुम इनके बारे में थोड़ी देर से बात कर रहे हो। तुम सब कुछ जोड़ने को लेकर संशय में हो, पर हैरानी नहीं कि लोग इन्हें जोड़ रहे हैं या कह रहे हैं। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। और जब तुम इसे 30,000 फीट की ऊंचाई से एक व्यापक नजरिए से देखते हो तो लगता है कि ये चीजें आपस में जुड़ी हो सकती हैं और इनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और मुझे सच में लगता है कि तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि एफबीआई को इन सब मामलों की जांच करनी चाहिए और वो करेगी भी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन मामलों में एक रिटायर्ड फोरमैन, क्यों, इसका मकसद क्या हो सकता है? फोरमैन का इसमें क्या रोल है? उसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस है क्योंकि उसे गोपनीय सामग्री मिलती है। इस आदमी को नुकसान पहुंचाने का मकसद क्या हो सकता है, समझ रहे हो? अब तुम्हें पता है, जिस आदमी की हत्या हॉलवे या उसके अपार्टमेंट के एंट्री पर हुई थी, शेरिफ के डिप्टीज ने एक आदमी को गिरफ्तार किया और तुम्हें पता है उस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया। बिल्कुल, चलो केस की पूरी जानकारी लें और केस को कोर्ट में अपने तरीके से चलने दें। और मुझे उम्मीद है कि एफबीआई इसमें शामिल होकर गहराई से जांच करेगी, जैसे कि पूरी पृष्ठभूमि को खंगालेगी। क्या कोई विदेशी राष्ट्र इस आदमी को बलि का बकरा बना रहा था? हमें पता है कि ईरान की सरकार ने पहले भी, तुम्हें पता है, बलि के बकरों और प्रॉक्सी का इस्तेमाल अपने गंदे कामों के लिए किया है। उन्होंने पहले भी देश में साजिशें रची हैं। जांच और केस कोर्ट में तय होने के बाद एफबीआई ये पता लगा सकेगी। तो हाँ, सबसे ऊंचे स्तर पर जब आप इसे ऊपर से देख रहे हैं और आप जानते हैं, जांच कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर ये कहानियां देख रहे हैं, हाँ, ये वाकई अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई साजिश चल रही हो। मैं बस लोगों को सावधान करता हूं, जैसे प्याज की परतें खोलते हैं वैसे ही इस मामले में भी गहराई से देखें और जांचकर्ताओं को अपना काम करने दें। और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि एफबीआई के जांचकर्ता भी परत दर परत सच्चाई सामने ला सकें। अपनी तकनीक का इस्तेमाल करें। उनके पास विश्लेषण के मामले में सबसे उन्नत तकनीक है। एफबीआई के विश्लेषकों की टीम को सारा डेटा जोड़ने दें और एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट या किसी तरह की रिपोर्ट तैयार करने दें, जो फिर व्हाइट हाउस जा सके, निगरानी समितियों के पास जा सके और इन सवालों के जवाब दे सके। फिर से, क्या हमें हर सवाल का जवाब मिल पाएगा? मुझे नहीं पता, ये थोड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने कहा, कई बार आप 98-99% तक पहुंच सकते हैं, पर शायद 100% नहीं। लेकिन अगर जांचकर्ता पाते हैं कि देखो, ऐसा लगता है कि ये सब यादृच्छिक घटनाएं हैं और वास्तव में आपस में जुड़ी नहीं हैं, या हमारे पास ये 3 हैं जो शायद आपस में जुड़ी हो सकती हैं लेकिन बाकी सब कुछ बस संयोग था, तो यही जांच में सामने आएगा। और साफ तौर पर कहें, वो घटना जिससे ये सब शुरू हुआ, शायद वही जिसे सबसे ज्यादा ध्यान मिला। रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल अपने घर से बाहर निकले और अब तक वापस नहीं आए। विलियम नील मैकैसलैंड, 68 साल के, रिटायर्ड मेजर जनरल, 34 साल की सेवा। उन्होंने अमेरिकी सेना की सबसे संवेदनशील तकनीकों पर काम किया। एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस एक्विजिशन, नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस, जासूसी सैटेलाइट। उन्होंने ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में एयरफोर्स रिसर्च लैब की कमान संभाली। वही बेस है जिसके बारे में दशकों से लोग मानते हैं कि रॉजवेल घटना का मलबा वही रखा गया था। उनकी पत्नी के मुताबिक मैकैसलैंड को कुछ बेहद गोपनीय कार्यक्रमों और जानकारियों तक पहुंच थी। ऐसे व्यक्ति के लापता होने पर स्वाभाविक रूप से ध्यान जाता है। 27 फरवरी को सुबह 11:10 बजे मैकैसलैंड की पत्नी डॉक्टर के पास जाती हैं और दोपहर के तुरंत बाद लौटती हैं। मैकैसलैंड गायब हैं। उनका फोन काउंटर पर बंद है और स्मार्ट वॉच बाथरूम में चार्ज हो रही है। जब उनकी पत्नी गई थीं, तब पहनी शर्ट अलमारी में है, यानी उन्होंने कपड़े बदले थे। उन्हें नहीं पता क्या पहना। वो 911 पर कॉल करती हैं। वो कुछ ऐसा कहती हैं जो आपको एकदम रोक देता है। मेरे पति गायब हैं ठीक है। और वे लगभग 3 घंटे से गायब हैं और मुझे कुछ संकेत मिले हैं कि उन्होंने शायद खुद को ना मिलने देने की योजना बनाई थी। बाद में हमें मौके पर पहुंचे डिप्टीज के बॉडी कैम फुटेज भी मिले और उसमें एक सहयोगी, जिसने जाहिर तौर पर पिछली रात में कैसलिन के साथ डिनर किया था, डिटेक्टिव को बताता है कि वो अपने सामान्य स्वभाव में नहीं था। वह अपने सामान्य स्वभाव में नहीं था। वो कुछ खोया खोया और शांत सा था। क्या यह कोई गोपनीय जानकारी है? और क्या उसके पास कोई सुरक्षा मंजूरी या कुछ ऐसा है? उसके पास गोपनीय सुरक्षा मंजूरी है। वो एयरफोर्स रिसर्च लैब के प्रमुख थे। सीधी बात, उस आदमी का नाम जारी यूएफओ दस्तावेजों में है।
वो गहराई से जुड़े हैं और उनके पास कुछ स्तर की सुरक्षा मंजूरी है। और वैसे आप हमारे पिछले बॉडी कैम ब्रेकडाउन में देख सकते हैं कि जांचकर्ताओं ने और क्या-क्या खोजा, जहां हम उन सभी फुटेज को विस्तार से दिखाते हैं जो हमें मिली थी। लेकिन अगर आप इस टाइमलाइन पर वापस जाएं, तो हफ्ते महीनों में बदल गए। न उसके देखे जाने की कोई खबर, न वीडियो, न जवाब। फिर बात आती है 7 मार्च की। जांचकर्ताओं को उसके घर से 1 मील दूर ग्रे एयरफोर्स स्वेटशर्ट मिलती है, लेकिन परिवार पुष्टि नहीं कर पाता कि वो उसकी थी या नहीं। 2 हफ्ते पूरे होने पर शेरिफ के कार्यालय ने उसकी एक फोटो जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके अनुसार वह क्या पहने हुए था। यह हल्की हरी बटन वाली शर्ट। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि क्या-क्या गायब था। उसके हाइकिंग बूट्स, उसका बटुआ, एक 38 कैलिबर रिवॉल्वर चमड़े की होल्स्टर के साथ। और आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ, जनरल मैकैस्लिन अब भी लापता हैं। जांचकर्ताओं ने मैकैस्लिन की गुमशुदगी को मेलिसा की मौत से नहीं जोड़ा है। दोनों के बीच कोई सबूत नहीं है। फिर भी दोनों एक ही क्षेत्र में काम करते थे, है ना? मैकैस्लिन एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी में, मेलिसा लॉस एलामोस में। दोनों मामले एक ही सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गए। एश्टन, चलिए मैकैस्लिन के बारे में जल्दी से इसे समेट लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें वहां कोई जवाब मिलेगा? और अगर हमें वहां किसी तरह का जवाब मिलता है, तो वो हमारे अब तक की सारी बातचीत की कहानी को कैसे बदल देगा? खैर, उम्मीद है कि हम पता लगा सकते हैं कि कर्नल या जनरल कौन कौन सी चीजें पहन रहे थे। जब वो, आप जानते हैं, हम या तो उसका शरीर या वो जो पहन रहा था उसके कुछ हिस्से ढूंढ सकते हैं, या बंदूक उसके होल्स्टर के साथ। इससे, आप जानते हैं, हमें थोड़ा और अंदाजा मिलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। मुझे ये रखने दीजिए जेसी। आप जानते हैं, आप 34 साल के रिटायर्ड 2-3 स्टार हैं। आप एयरफोर्स के ऊंचे रैंकिंग अधिकारियों में से हैं। आप कुछ सबसे संवेदनशील गोपनीय मामलों में शामिल रहे हैं और अमेरिकी एयरफोर्स के लिए भी काम किया है। आप जानते हैं, इस देश को सुरक्षित रखने वाले योद्धा वर्ग के एक सम्मानित सदस्य हैं। फिर आप रिटायर होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। आप दोस्तों से मिलते हैं, वे अच्छी बातें बताते हैं। आप उन गौरवशाली दिनों को याद करते हैं, फिर दोस्त के साथ डिनर करते हैं और लगता है कि किसी भी चीज़ पर खुलकर बात नहीं कर सकते। पहले आप उस अंदरूनी दायरे का हिस्सा थे, फिर रिटायर हो गए। अगर वो कंसल्टिंग कर रहे थे तो शायद उनके पास सुरक्षा मंजूरी थी, लेकिन अब आप उस अंदरूनी दायरे में नहीं हैं। ये हमारे कुछ पूर्व सैनिकों और देश की रक्षा में आगे रहने वालों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। मैंने ये कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों में देखा है। मैंने खुद 23 साल बाद पुलिस विभाग छोड़ा और अब मैं वहां नहीं हूं, अंदर की बातें नहीं जानता। अब आप हर सुबह अपने साथी जासूसों के साथ वो कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, या आप उन बॉसों से नहीं टकराते जो कहते हैं, अरे मुझे कुछ सवाल स्पष्ट करने थे, या अरे उस केस पर शानदार काम किया। यार, तुम लोगों ने काम बढ़िया किया। हमें नहीं पता जनरल के साथ क्या हो रहा था, शायद ये उसकी जिंदगी का हिस्सा था। और फिर से वो अपने घर से निकलता है। आप जानते हैं, वहाँ हालात वाकई संदिग्ध हैं और मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन फिर से चलिए परत दर परत सच्चाई को खोलते हैं। चलो, इन निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। वो रिटायर हो चुका है। अगर वह किसी उन्नत हथियार प्रणाली से जुड़ा था, तो बदले के अलावा उसे निशाना बनाने का क्या मकसद हो सकता है? तो इस कहानी में कई अजीब हिस्से हैं। एश्टन पैक, समय निकालकर ये घटनाक्रम समझाने के लिए धन्यवाद। ये मेलिसा के परिवार के लिए विनाशकारी घटना है। उनके बारे में सोचकर मन दुखी होता है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें इससे कुछ सुकून मिलेगा, और मैं जानता हूं कि ये बहुत दुखद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्हें क्लोजर मिलेगा, और मैं आशा करता हूं कि उसकी यादें हमेशा उनके लिए आशीर्वाद बनी रहें। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एश्टन, आपका बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ। धन्यवाद जेसी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिलहाल साइड बार पर बस इतना ही। सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पिकॉक पर हमें देख सकते हैं। मुझे X इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे देखें। I'll see you next time, everybody.